नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर विधानसभा से बड़ा अपडेट। कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए राशि 2 करोड़ की राशि का प्रावधान। नवा रायपुर की जंगल सफारी के लिए प्रावधान। जंगल सफारी उन्नयन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सीएम वृक्ष संपदा योजना, तो 100 करोड़ का प्रावधान इसके लिए रखा गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कौशल्य समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी। आवास योजना के तहत 3,238 करोड़ का भी प्रावधान रखा गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सड़कों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सीएम छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी। सीएम वृक्ष संपदा योजना को लेकर भी 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बड़ी जानकारी, सीएम छत्तीसगढ़ परख सम्मान योजना के लिए भी प्रावधान। योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। बड़ी जानकारी, अहम खबर रायपुर विधानसभा से अपडेट बताते हैं आपको। सीएम वृक्ष संपदा योजना, 100 करोड़ का प्रावधान। कौशल्य समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी। तो सीएम छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना की भी शुरुआत, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो बुरहानपुर के दुलकोट क्षेत्र से चाकूबाजी की एक घटना सामने आई है। बता दें कि यहां भतीजे ने चाकू मारकर चाची को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही बीच बचाव करने आए चाचा के बेटे को भी चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गया, जिसके कारण शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है और मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो भतीजे ने चाची को चाकू मारकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की और इस हमले में महिला की मौत हो गई और वहीं हमले के बाद आरोपी मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। बीच बचाव में आए चाचा की भी चाकू लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आरोपी फिलहाल मौके से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रामदास ने। कहाँ रहते आप? जी पांड्या। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? वो व्रत करके। कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें 2 जन घायल, नहीं एक जान से गया, एक घायल। अच्छा, एक की मौत हो गई। हाँ। लेडीज है वो? हाँ। आपका क्या नाम है? सगान। कहाँ रहते? जी पांड्या। कहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई? अपने दुलकोट में। हाँ, और नेपाल में। ये नेपाली, ये क्या बोलते हैं? निम्बोला। निम्बोला। क्या चाकू मारा इनको? झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? झगड़ा ऐसा हुआ था कि उसने रोकट कर दी थी इन लोगों ने। हाँ। तो सामने आके खाना खा रहे थे और चाकू मार गए। कौन था चाकू मारने वाला? रामदास। कहाँ रहते? जीर पांजरा। आप कौन हो? उसकी बहन। जिन्हें चाकू मारा कि इनको मारा है? हाँ, जिसकी बहन चाकू मारा। अच्छा, क्या नाम है आपका? जान। तो बुरहानपुर समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाई। गौरतलब है कि प्रति सोमवार होने वाली समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने सप्ताह भर के कार्यों की समीक्षा की जाती है। इसी को लेकर जिले भर के आला अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को जिला कलेक्टर ने फटकार लगाई और किसी भी शिकायतकर्ता की शिकायत का तुरंत निराकरण किया गया। तो आपको बता दें कि शिकायतों का निराकरण किया जाए, इसको लेकर जरूरी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई, क्योंकि जिस तरीके से शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी, उसको लेकर जांच की गई तो अधिकारियों की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद कलेक्टर ने सभी को शिकायत लगाई है। तो समीक्षा बैठक में अधिकारियों को डीएम ने फटकार लगाई और समस्या सुनने के बाद अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए, ताकि समय रहते ही वे लोगों के समस्याओं का निराकरण कर सके।
खबर दंतेवाड़ा से है, जहां आदिवासियों के भूमकाल दिवस का समापन किरंदुल से हुआ, लेकिन हम समापन समारोह के बाद आदिवासी बेहद नाराज दिखे। दरअसल कार्यक्रम के लिए कलेक्टर महोदय, अनुविभागीय अधिकारी, नगरपालिका मुख्य अधिकारी को 22 दिसंबर को ही आवेदन दिया गया था और कार्यक्रम की रूपरेखा के मुताबिक हजारों की संख्या में 3 जिला में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के ग्रामीण किरंदुल फुटबॉल ग्राउंड में एकत्रित हुए, लेकिन जहां नगरपालिका की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई, न पानी की, न रुकने के लिए और न ही कोई छाव की। ऐसे में ग्रामीणों को तकलीफ का सामना करना पड़ा और वहीं ये देख नगरपालिका मुख्य अधिकारी को फोन लगाया गया, लेकिन उन्होंने फोन भी नहीं उठाया और ऐसे में नाराज ग्रामीणों ने नगरपालिका का घेराव किया और वहां अधिकारी एवं नगरपालिका अध्यक्ष ने से कहा सुनी हुई, जिसके बाद ग्रामीण ने नगरपालिका के मेन गेट पर ताला लगा दिया। मामला बढ़ता देख किरंदुल थाना प्रभारी ने सभी को शांत करवाया और ताला खुलवाया। ग्रामीणों ने नगरपालिका का घेराव किया। आपको बता दें कि समापन समारोह में अव्यवस्थाओं से ग्रामीण काफी ज्यादा नाराज थे। ना ही वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था थी और ना ही छांव में बैठने की व्यवस्था थी, जिसको लेकर नगरपालिका को शिकायत करने के लिए फोन तो किया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद ग्रामीण काफी नाराज हुए और नगरपालिका ऑफिस का घेराव किया और वहां पर बात बढ़ता देख वहां पर ताला जड़ दिया गया। हालांकि थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों को वहां पर शांत कराया और गेट खुलवाया। तो नगरपालिका अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं नहीं सुनी, जिसके बाद ग्रामीण काफी ज्यादा नाराज थे। समापन समारोह में अव्यवस्थाओं को देख ग्रामीण में रोष था। नगरपालिका अधिकारी ने फोन भी नहीं उठाया जब शिकायत करने के लिए फोन किया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने नगरपालिका का घेराव किया और गेट पर ताला जड़ दिया। मामला बढ़ता देख मौके पर थाना प्रभारी पहुंचे और मामले को शांत कराया और अधिकारी ने आपको बताते हैं कि लोगों को आश्वस्त भी कराया। तो होली के इस पावन पर्व पर देश भर के वैष्णव डाकोर पहुंचे, जहां रंग गुलाल उड़ाकर जय रणछोड़ के नारे लगाकर होली मनाई। गुजरात के डाकोर में रणछोड़राय जी के रसिया के संग होली मनाई। भक्तों ने रंग गुलाल और जय रणछोड़ के नारों के साथ मंदिर में रंग गुलाल उड़ाया गया। एक तरफ से भक्त जय रणछोड़ के जय घोष कर रहे थे, तो वहीं मंदिर कार्यकर्ता रंग गुलाल की होली का रंग गुलाल उड़ा रहे थे। वहीं इस संबंध में मंदिर के प्रबंधन कमेटी के प्रबंधक से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर से आए भक्त होली मनाने पहुंच रहे हैं। डाकोर में होली का उत्सव बहुत वर्षों से उत्सव उजा रहा है। रंगों का त्योहार है। श्री ठाकुर जी भक्तों के साथ होली खेल रहे हैं। 8 तारीख को फूलडोर का उत्सव मनाया जाएगा। इसमें फूल का डाला बनाया जाएगा। इसमें श्री ठाकुर जी को पधराकर उसमें अबील गुलाल द्वारा वैष्णवों के लिए होली खेला जाएगी। बाद में आरती होगी।
तो बजट भाषण से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों के लिए वीडियो संदेश जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर कहा कि हमने सरकार बनते ही महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के संकल्प और न्याय की नीति को आकार देना शुरू कर दिया था। यह प्रदेशवासियों के भरोसे का परिणाम है कि देश भर में मंदी होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक है। सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट प्रस्तुत होगा। यह उस भरोसे का बजट है जिसने छत्तीसगढ़ को नवा छत्तीसगढ़ बनने का संबल दिया है। यह वही भरोसा है जो आपने हमारे घोषणा पत्र पर, हमारी कार्यशैली पर और हमारी सरकार की जन कल्याणकारी सोच पर जताया है। प्यारे प्रदेशवासियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 6 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2023 का बजट पेश होने जा रहा है। साथियों, यह बजट छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट है। यह उस भरोसे का बजट है जिसने छत्तीसगढ़ को नवा छत्तीसगढ़ बनाने का संबल दिया। यह वही भरोसा है जो आपने हमारे घोषणा पत्र पर, हमारी कार्यशैली पर और हमारी सरकार की जन कल्याणकारी सोच पर जताया है। हमने सरकार बनते ही बापू के ग्राम स्वराज के संकल्प और न्याय की नीति को आकार देना शुरू कर दिया था। इस दौरान बीते वर्षों में आई चुनौतियों से आप सब परिचित हैं, चाहे वह कोरोना जैसी वैश्विक आपदा की चुनौती हो या अन्य चुनौतियां जिन्हें आप सब समझते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए गर्व है कि इन सभी चुनौतियों को चीरते हुए हम बाहर निकले हैं और इस समय सबसे अच्छे आर्थिक प्रबंधन वाले प्रदेशों में से एक हैं। यह आपके ही भरोसे का परिणाम है कि देश भर में मंदी होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक है। सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। देश भर में धान खरीदी के रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ ने तोड़ा है। आदिवासियों के लिए नई योजना पहुंची है। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा का छत्तीसगढ़ मॉडल देश की सरकारें अपना रही है। आज मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के नाम से लोगों को सिर्फ नक्सली हिंसा याद आती थी। जरा सोचिए, पर्यटकों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह क्यों आते थे? आज समय बदला है। छत्तीसगढ़ में रोड सेफ्टी जैसे 2 बड़े सीजन क्रिकेट मैच हो चुके हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच ने हम सबका गौरव बढ़ाया। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग भी अभी हाल में ही संपन्न हुआ। अचानक से इतना कुछ बदल गया है कि देश के लोग छत्तीसगढ़। वही खबर रायपुर से है, जहां जनगणना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि जनगणना तत्काल कराई जाए ताकि जो हितग्राही है उन्हें चिन्हित किया जा सके और आने वाले 10 साल तक उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। साथ ही कहा कि मैंने विधानसभा में घोषणा की कि जिनको आवास की आवश्यकता है उसका हम सर्वे करेंगे। 1 अप्रैल से हमारा सर्वे शुरू होगा, वह 29 जून तक चलेगा, जिसमें न केवल आवास के बल्कि जो शौचालय बने हैं उसका भी और गैस सिलेंडर जिसको आवंटित हुआ था कितने बार वह दोबारा भराते हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये आंकड़े आएंगे कहां से? छत्तीसगढ़ में 11 लाख से अधिक आवास के आवंटन हुए हैं, तो वो 2011 के जनगणना के आधार पर, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर। 12 साल हो गया, आपने जनगणना कराया ही नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण कराया ही नहीं। तो इन 12 सालों में जो हितग्राही हैं वो वंचित हो जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं जनप्रतिनिधि के नाते, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बोलते हैं हाँ, हमको लाभ नहीं मिल रहा, उसको लाभ मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ग वंचित हो गया है बड़ी संख्या में। और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जनगणना तत्काल कराई जाए ताकि जो हितग्राही हैं उसके चिन्हांकन किया जा सके और उसके आने वाले 10 साल तक के उन योजनाओं का लाभ मिल सके।
रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। सीएम बघेल पर निशाना साधते हुए बीजेपी के प्रदेश संयोजक ने कहा कि प्रदेश के गरीबों को पक्का मकान देने के लिए सर्वे करवाने की आवश्यकता नहीं। 15 मार्च को जब हम विधानसभा घेरेंगे तब आपको वह सूची सौंप देंगे। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में 2 झूठ बोले। पहला यह कि वो 1 अप्रैल से 30 जून तक आवासहीनों का सर्वे कराएंगे। उस सर्वे की क्या आवश्यकता है? 2011 की सर्वे सूची है जिसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास मिलना है और हमारे प्रदेश के 7,81,999 लोगों को, परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उस सूची के आधार पर दिया जाना है। वो सूची स्पष्ट है, सबके साथ है, सरकार के पास है। या 15 मार्च को जब भारतीय जनता पार्टी हितग्राहियों के साथ अभी घेराव करने वाली है विधानसभा का, उस दिन उस सर्वे की सूची भी सरकार को सौंपी जाएगी। दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब तक 8,44,000 आवास बने, जो लगभग लक्ष्य का 71% है, हमने प्राप्त कर लिया। यह भी सरासर झूठ है। इस 8,44,000 आवासों में से 7,54,000 आवास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के स्वीकृत और निर्मित है। तो बूथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी की ओर से रणनीति तैयार कर ली है, जिसके तहत बीजेपी का पूरा फोकस प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाने में है, जिसके लिए बीजेपी ने बूथ सशक्तिकरण अभियान की कार्यशाला की शुरुआत की। भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें जिले के सभी मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री सहित आईटी सेल, सोशल मीडिया व महिला प्रतिनिधि सहित पदाधिकारियों को शामिल हुए। मानपुर मोहल्ला में आज पूरे विधानसभा स्तरीय हमारे कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण था। इसमें बूथों को सशक्त करने के लिए आगामी 17 तारीख से 27 तारीख तक और सभी शक्ति केंद्र बूथों में जाएंगे, उसकी चर्चा की। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रायपुर में रविवार को आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया, जहां केजरीवाल ने कहा कि अगर सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे। भगवंत मान ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का इशारा तक कर दिया। विशाल आम सभा का आयोजन उसी मैदान में किया गया जहां कुछ दिन पहले कांग्रेस की आम सभा हुई थी। रायपुर में ये पहला मौका है जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक साथ पहुंचे। छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना था। उसके बाद से 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, लगभग 7 साल कांग्रेस का शासन रहा। अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के शासन में कोई खास फर्क नहीं है। पार्टियों के नाम बदलते हैं, नेताओं के नाम बदलते हैं, मुख्यमंत्रियों के नाम बदलते हैं, लोगों की जिंदगी नहीं बदलती, व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था वैसी की वैसी रहती है। इनकी भी अडानी से दोस्ती है, उनकी भी अडानी से दोस्ती है। हंसदेव अरण्य का मुद्दा पूरे देश में उठा, इन्होंने भी लूटा, उन्होंने भी लूटा। छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या मिला? आम आदमी पार्टी की सभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस शक्ति प्रदर्शन या झूठे वादे करने नहीं आए हैं, हम आपको सच बताने आए हैं। अच्छे दिन आएंगे या नहीं ये पता नहीं, लेकिन दिल्ली और पंजाब में स्वच्छ दिन आ गए हैं। अंग्रेजों ने 200 साल की इकट्ठे गुलामी दी, आज 5-5 साल की किस्त में गुलामी दी जा रही है। दोनों आपस से मिलजुल के काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की उम्र 11 साल की है। 2 राज्यों में सरकार बनी है, लेकिन 1885 में बनी कांग्रेस पार्टी का हाल देख लीजिए। तो भगवंत मान और सीएम केजरीवाल पहली बार पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस मिलजुल कर काम कर रही है और आपके चुनावी अभियान का
छत्तीसगढ़ में आगाज, जहां पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वो जनता से झूठ बोलने या झूठे वादे करने नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाने आए हैं। खबर रायपुर से, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि पंजाब में 25 साल तक दो परिवार का राज रहा, जिन्होंने पंजाब को जमकर लूटा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 2022 में 92 सीटें देकर लोगों ने अपना आप पर विश्वास दिखाया। उन्होंने कहा जितनी समस्या छत्तीसगढ़ की है उतनी पंजाब की थी, लेकिन अब सब बदल गया है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल साहब ने बताया है, पंजाब ने बिल्कुल वैसा ही झेला है। सिंस 1997 25 साल तक दो व्यक्तियों का राज रहा, दो परिवारों का, बादल परिवार और कैप्टन, और दोनों ने पंजाब को जम के लूटा, माफिया पैदा किए, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बस माफिया, जो भी चीज का नाम लोगे उसमें माफिया था। तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। तो 2014 में हमें एंट्री मिली, 4 सांसद हमारे आए। 2017 में लोगों ने हमें विपक्ष में मौका दिया और 2022 में 117 में से 92 सीटें देकर यह साबित किया, लोगों ने विश्वास किया हम पर कि इन दोनों से हम ऊब। बीजेपी आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4.25 साल में अधोसंरचना निर्माण और विकास का कोई कार्य नहीं किया है। बीजेपी शासनकाल में हुए विकास कार्यों का मेंटेनेंस भी नहीं किया। साथ ही कहा कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों का मेंटेनेंस नहीं हुआ और मेंटेनेंस के लिए विभागों को दी गई राशि भी वापस ले ली गई है, जिस वजह से राज्य की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जब सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों की तस्वीर मीडिया की सुर्खियां बनी, तब राज्य सरकार ने सड़कों का पैच करने का निर्णय लिया। एक साक्षात उदाहरण हमारे पास आया है। मैंने अभी आपको पीडीएफ भी आ जाएगी और सबको दस्तावेज देंगे। ऐसा ही सिमिलर भ्रष्टाचार पहले भी होता रहा और उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होती रही। 2006 में महालेखा मतलब एजी ऑडिट होता है। 2006 में महालेखा ने एक भ्रष्टाचार पकड़ा और तात्कालिक मंत्री हुआ करते थे राजेश सुंदर जी, उन्होंने पत्र प्रेषित किया। उन्होंने आपको अभी कागज देंगे नोटशीट, ये नोटशीट है जिसमें तात्कालिक मंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि इसको 5 वेतन वृद्धि रोक दी जाए स्थायी तौर से, 2 होता है कि स्थायी, और इसको तत्काल एजुकेटिव इंजीनियर को डिमोट करके आदेश किया राजेश सुंदर जी ने, डिमोट कर दिया जाए। ये नोटशीट आरटीआई से प्राप्त हुई है, मंत्रालय से। वहीं बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए इन 4 वर्षों में हमने कई अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। देश और प्रदेश के इतिहास में 17,96,000 किसानों को 8,744 करोड़ की ऋण माफी का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है। खरीफ 2018 की धान फसल के लिए किसानों को 6,022 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम बाधाओं के बीच भी हम अपने निर्णय पर अडिग रहे। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़
9,000 की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16,415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है। हमारी सरकार की न्याय योजनाओं से किसानों, मजदूरों, वन आश्रित परिवारों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।